हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन ने ब्लड पाइथन को मारकर फाइनली रून स्टोन हासिल कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी टेरिटरी में वापस आता है, उसे अपने सामने एक बड़ी मुसीबत मिलने वाली थी। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर हमें देखता है सबसे पहले मंत्रणा कक्ष, जहां पर गिज़लिन का डैड और बाकी मंत्री बैठे होते हैं और अपने डैड के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा होता है गिज़लिन, जो की बोल रहा होता है कि डैड, मैं वापस आ गया। तब गिज़लिन का बाप यानी कि पार्डियम का लॉर्ड इसे बोलता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाओ, फिर भी तुम वहां गए। जिस पर गिज़लिन कहता है कि फादर, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही था। ये सुनकर वहां पर बैठा होमरन कहता है कि क्या कहा, ये काम तुम्हें करना ही था। तभी वहीं पर खड़ा सेनापति रैंडोल्फ बोलता है कि क्या कहा आपने, वहां पर जाना, वो भी बिना लॉर्ड की आज्ञा के, ये जरूरी था? शायद आप नहीं जानते कि बिना सोचे समझे फॉरेस्ट ऑफ द बीच में जाना एक अपराध है। चलो एक पल के लिए इस बात को जाने भी देते हैं कि आपकी जान खतरे में थी, तब भी आपने ये नहीं सोचा कि वहां से मॉन्स्टर्स हमारी टेरिटरी में घुस आते और वो हम पर हमला करते। इतने में ही बात काटते हुए गिज़लिन कहता है कि ऐसा हुआ तो नहीं ना? देखिए मेरी तरफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और किसी को कुछ नहीं हुआ है और मेरे होते हुए कोई भी मॉन्स्टर टेरिटरी में नहीं आया। सुनकर होमरन कहता है कि ओह सीरियसली ये? तब रैंडोल्फ भी चिल्लाता है कि इसकी हिम्मत कैसे है हमें उल्टा जवाब देने की। दोस्तों, इन लोगों के लिए ये अभी भी बदतमीज लड़का ही है, जो हमेशा उल्टा जवाब देता है, जो किसी काम का नहीं है, कोई भी गिज़लिन की इज्जत नहीं करता। तभी वहीं पर बैठा एल्बर्ट बोलता है कि देखिए मास्टर गिज़लिन, ये कोई हंसने की बात नहीं है। तभी एक लेटर अपनी जेब में से निकालकर गिज़लिन के सामने रखता है और कहता है कि ठीक है, फॉरेस्ट में जाने पर जो भी खर्चा हुआ, अगर मैं इस बात को जाने भी दूं, आपकी जान खतरे में थी, ये बात भी मैं छोड़ दूं, तो बताइए इस लेटर के बारे में आपका क्या जवाब है? क्या बहाना बनाएंगे आप? अब दोस्तों, गिज़लिन को तो लेटर के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो लेटर को देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही गिज़लिन इस लेटर को उठाता है, तब जाकर गिज़लिन को पता चलता है कि ये तो काउंट रेफोल्ड की तरफ से आया है। दोस्तों, रेफोल्ड वही टेरिटरी है जहाँ पर गिज़लिन की सो कॉल्ड मंगेतर अमेलिया रहती है। उसी के बाप ने ये लेटर भेजा है, जिसे देखकर गिज़लिन हैरान हो जाता है। तब बाकी सब गिज़लिन से सवाल कर रहे होते हैं, देखिए ये काउंट रेफोल्ड की तरफ से आया है, आप हमें बता सकते हैं कि आप रेफोल्ड में अचानक से क्या करने गए थे, वो भी बिना किसी काम के, वो भी बिना किसी को बताए? और हाँ, इतना ही नहीं, आपने वहां जाकर अपनी मंगेतर अमेलिया को धमकाया, उनसे 20,000 गोल्ड चुरा लिए, वो भी वो सारे पैसे जो हमें मदद के लिए मिलने वाले थे काउंट रेफोल्ड की तरफ से। ये बोलते बोलते एल्बर्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपने 20,000 गोल्ड उनसे लिए क्यों? देखिए इसकी वजह से काउंट रेफोल्ड ने हमारे पैसे रोक लिए जो मदद के लिए वो हमें देने वाले थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने एंगेजमेंट को भी कैंसिल कर दिया। इससे आपको लगता नहीं कि हमारे लैंड पर गलत असर पड़ेगा, हमारी टेरिटरी का नुकसान होगा? दोस्तों, गिज़लिन इस लेटर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। तब गिज़लिन सोच रहा होता है कि ये लेटर आया तो काउंट रेफोल्ड की तरफ से ही है, और वैसे ऐसा तो नहीं है कि वो एमेलिया के साथ मिले हुए हैं, पर बात यह है कि इस लेटर को भी मैं झूठ नहीं कह सकता। अब दोस्तों, यहाँ पर गिज़लिन गहरी सोच में पड़ जाता है कि जो लड़की अपने ही फादर के पैसे चुरा सकती है, उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है, क्या वो उन्हें घुमा फिरा कर इस तरह का लेटर नहीं लिखवा सकती? ये उसी ने किया है, उन्हें गलत सलत बताकर ये लेटर लिखवाया है। अमेलिया, तूने मुझे और मेरी टेरिटरी को खत्म करने के लिए मेरे दुश्मनों से हाथ मिला लिया, और अब तू हर एक पैतरा आजमा रही है मुझे खत्म करने का, मुझे परेशान करने का। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तूने मेरे लिए हत्यारे भेजे, लेकिन मैं मरा नहीं, इसीलिए तू इस बात पर रुकने वाली नहीं थी। पर इस तरह के घटिया काम तू करेगी, ये लेटर भेजेगी, मैं नहीं जानता था। उसने सामने से एंगेजमेंट कैंसिल करवा दी और सपोर्ट फंड वाला झूठ बोलकर अपने सारे घटिया कामों को कवर कर दिया है। इस तरह से व्यापार संगठन वाली बात भी मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। उसने एक ही पैतरे से मुझे मात दे दी है। अगर मैं यहाँ से ठीक टाइम पर नहीं जाता तो शायद ये लोग मुझे यहीं पर बांध कर रख लेते, कहीं जाने नहीं देते। वो मेरे दुश्मनों से हाथ मिलाकर मुझे मरवाना चाहती है, ये बात भी मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। वक्त भी मेरे साथ नहीं है। दोस्तों, अमेलिया तो सचमुच बड़ी शातिर निकली। उसने अपने ही फादर को घुमा फिरा कर ये लेटर लिखवाया है। उसने गिज़लिन को ही दोषी बना दिया। एक तरफ उसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई गिज़लिन से, और दूसरी तरफ सारा सपोर्ट फंड वाला इल्जाम भी गिज़लिन के ऊपर आ गया कि वो सारे पैसे चुरा कर लाया है, जो कि रेफोल्ड वाले राज्य से पार्डियम के लिए मदद के लिए आने वाले थे। और गिज़लिन किसी को कितना भी सच बताए, कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पिछली लाइफ में बंदे ने कुछ ज्यादा ही घटिया क्लास इमेज बनाई थी ना। अब दोस्तों, गिज़लिन तो लेटर पढ़कर सोच में है कि किस तरह से अमेलिया उसके खिलाफ चाल चल रही है, उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी एल्बर्ट फिर से पूछता है कि बताइए आपका इस लेटर के बारे में क्या जवाब है, आप कहाँ पर खो गए? इतने में बीच में होमरन बोलता है कि जवाब देने से भी पहले आप मुझे वो 20,000 गोल्ड लौटाइए जो कि आपने अमेलिया से लिए थे। अब रैंडोल्फ चिल्लाता है कि हाँ, आपको पता है 20,000 गोल्ड में तो कई महीनों का खर्च निकल जाएगा हमारे रक्षक सैनिकों का, दे दीजिए वो पैसे वापस। पर दोस्तों, गिज़लिन तो सारे पैसे पहले ही खर्च कर चुका है। तब गिज़लिन कहता है कि वो सारे गोल्ड खर्च हो गए। फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की यात्रा के दौरान वो सारे
पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, हर कोई हैरान है। तब एल्बर्ट कहता है कि आप बोल रहे हैं कि आपने सारे 20,000 गोल्ड खर्च कर दिए उस घटिया जंगल में जहाँ पर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों गिज़लिन की बेइज्जती तो अभी बाकी थी, वो भी अपर लेवल की। हम देखते हैं कि गिज़लिन माफी मांगता है और कहता है कि वो रेफोल्ड की बात के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कि गिज़लिन माफी मांगे हम देखते हैं कि रैंडोल्फ इसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि यू डैम लिटिल ब्रैट, आप आगे चलकर इस टेरिटरी के वारिस बनने वाले हैं, यहाँ का फ्यूचर है आप, और आप ही कह रहे हैं कि आपने इस लैंड का फ्यूचर अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया, पैसे खर्च कर दिए। तब होमरन भी बोलता है कि हाँ आपने अपराध किया है, आपको पता है ये बहुत ही बड़ा अपराध है, आपने इस राज्य के भविष्य को बर्बाद किया है, आप आज से इस राज्य की यंग लॉर्ड नहीं रहेंगे गिज़लिन पार्डियम। दोस्तों सारे बुढ़े मिलकर इस गिज़लिन पर चढ़ रहे होते हैं कि इसने पैसे कैसे खर्च कर दिए, इसे परेशान कर रहे होते हैं। तब गिज़लिन कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आज के बाद अपने इस टेरिटरी को सपोर्ट फंड मैं देने वाला हूँ, कोई भी पैसों की कमी महसूस नहीं करेगा। और हाँ, इसमें वो रिफोल्ड से लिए हुए 20,000 गोल्ड भी शामिल है। ये सुनते ही वो हर कोई हैरान हो जाता है जो गिज़लिन की बात सुन रहा होता है। गिज़लिन का कॉलर भी छोड़ देता है रैंडोल्फ और शौक में है। तब यहाँ पर गिज़लिन का बाप इससे पूछता है कि क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब था। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि गिज़लिन रून स्टोन लेकर आया है जो 20,000 गोल्ड से तो कहीं ज्यादा महंगा है। तब ये बेलिंदा को आवाज लगाता है। तब हम देखते हैं कि बेलिंदा अंदर आती है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। बेलिंदा अंदर आकर उस डब्बे को टेबल के ऊपर रख देती है। हर कोई ये सोच रहा है कि इस डब्बे के अंदर क्या है, जिस पर गिज़लिन कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। अगर उस जंगल से मुझे कुछ भी कीमती मिलने वाला नहीं था तो मैं वहाँ पर खतरनाक जंगल में जाने के बारे में सोचता ही क्यों, मैं इस खोज यात्रा को शुरू ही क्यों करता। अब दोस्तों जैसे ही बेलिंदा डब्बे को खोलती है हम देखते हैं कि रून स्टोन की चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाती है, हर कोई इसे देखकर हैरान हो जाता है। तब गिज़लिन कहता है कि ये है हाईएस्ट क्वालिटी रून स्टोन, सबसे शुद्ध प्रकार का रून स्टोन जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। अपने सामने इतना चमकदार रून स्टोन देखकर हर कोई हैरान है। तब इमरान अपने हाथ में रून स्टोन का एक पीस उठाता है और इसे चेक करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये रून स्टोन आपको मिला कहाँ से। तब रैंडोल्फ बोलता है कि जहाँ पैसे खर्च किए था वहीं से मिला होगा। गिज़लिन आगे कहता है कि इसी के लिए मैं जंगल में गया था, मैं रून स्टोन वहां से लेकर आया हूँ जंगल से। तब ये सुनकर एल्बर्ट कहता है कि अगर ये सचमुच हाईएस्ट क्वालिटी का रून स्टोन है तो हमारा भाग्य बदल सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना सा रून स्टोन पूरी टेरिटरी को चलाने के लिए काफी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर गिज़लिन दिखाता है गर्व की स्माइल और कहता है कि मैंने कब कहा कि रून स्टोन बस इतना ही है। तब दोस्तों हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बग्गियों में भरकर बहुत सारा रून स्टोन लाया गया है। गिज़लिन और उसके साथी मशीनरीज खदान से बहुत सारा रून स्टोन बग्गियों में भरकर लाया है। हर कोई इसका इंतजाम कर रहा होता है। हमें एक मशीनरी बंदा दिखता है जो बोल रहा होता है कि हे रून स्टोन को ध्यान से, इस पे स्क्रैच ना लग जाए। तभी दूसरा मशीनरी बोलता है कि हाँ हाँ। दोस्तों सिर्फ रून स्टोन भी नहीं लाया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डायरस एंड मॉन्स्टर जो कि मारे गए थे उनकी लाशों को भी लाया गया है। इसके अलावा ब्लड पाइथन जो कि इतना बड़ा था जिसे गिज़लिन ने खुद मारा था उसकी लाश को भी यहाँ पर लाया गया है। आई डोंट नो गिज़लिन इसका क्या करेगा, पर इन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लाया गया है। हर कोई ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाता है। तब होमरन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि क्या ये सब बस 2 हफ्ते में हुआ है, यंग लॉर्ड तो वहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए थे। अब रैंडोल्फ बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये रून स्टोन है। तब पार्डियम का लॉर्ड स्वाल्टर बेलिंदा से बोलता है कि बेलिंदा मुझे बताओ कि क्या ये सचमुच गिज़लिन के द्वारा लाया गया है, क्या ये सच है कि ये सारी चीजें 2 हफ्ते की खोज यात्रा के दौरान गिज़लिन के द्वारा लाई गई हैं। तब बेलिंदा जवाब देती है कि हाँ माय लॉर्ड, ये सारी चीजें यंग मास्टर के द्वारा ही लाई गई हैं, उन्होंने ही इस सारी खोज यात्रा को लीड किया था और उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ है। डायरस एंड मॉन्स्टर के अंदर छिपा हुआ मांस, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स और पता नहीं क्या क्या, ब्लड पाइथन भी, ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा हुआ है। और ये जो रून स्टोन आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है ये तो खदान का बस एक छोटा सा भाग है जो हम अपने साथ लेकर आए हैं, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा है खदान में जो कि जंगल में है। ये सब दिखाकर हम देखते हैं कि गिज़लिन दोस्तों अपने बाप के सामने गर्व से खड़ा होता और कहता है कि ये सब कुछ जो मैंने किया है अपने लैंड के लिए किया है, अपनी टेरिटरी को अच्छे से चलाने के लिए, उसे पैसे देने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था, ये सारा कुछ हम अपने लैंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये सुनकर वहाँ पर पीछे खड़ा एल्बर्ट इन सारी चीजों का हिसाब किताब शुरू कर देता है, यानी कि जो रून स्टोन गिज़लिन लेकर आया है उसका। तब ये पार्डियम के लॉर्ड को बताता है कि देखिए माय लॉर्ड, मैंने इस चीज का रफ एस्टिमेशन लगाया है, एक अनुमान लगाया है। ये सारा रून स्टोन जो हमारे सामने है ये इतना महंगा है कि इसे बेचकर तो काफी दिनों तक हमें सपोर्ट फंड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही तो हम देखते हैं कि होमरन और रैंडोल्फ गिज़लिन की चमचागिरी करने लगते हैं, दोनों ही मिलकर
उसके कंधे दबाने लगते हैं जो अभी तक गिज़लिन को डांट रहे थे और कहते हैं कि यंग लॉर्ड आप तो थक गए होंगे ना इस खोज यात्रा के दौरान, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। जिस पर गिज़लिन कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं, मैं ये सारा रूनस्टोन तभी दूंगा जब मेरी 2 शर्तें मानी जाएगी। जिससे सुनकर रैंडोल्फ कहता है कि क्या यंग लॉर्ड 2 शर्तें? जिस पर गिज़लिन पहली शर्त बताता है और कहता है कि सबसे पहले कमांडर स्कोवन और रिकार्डो को जेल से रिहा किया जाए क्योंकि उन दोनों ने सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन किया था और कुछ नहीं। और हाँ, आम लोगों के लिए जंगल अभी भी प्रतिबंधित रहेगा क्योंकि अगर इस तरह से आम लोग इसके अंदर जाते रहे तो हो सकता है कि बेकार की चीजों का ध्यान हमारी तरफ खींचेगा, हमारे लिए मुसीबत बढ़ेगी। सुनकर होमरन कहता है कि हाँ, ये आपकी पहली शर्त तो मानने लायक है, इससे टेरिटरी की सेफ्टी ही होगी। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन कहता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी ये जो आर्मी है जिसमें मर्शनरीज हैं, इन सबको मैं खुद मैनेज करूंगा। इसमें जो भी सुरक्षा सैनिक होंगे उन्हें मैं खुद भर्ती करूंगा और हाँ, हर बार कोई भी मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं, इससे सिर्फ मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। तब यहाँ पर होमरन कहता है कि क्या आप खुद की एक आर्मी बनाना चाहते हैं? तब रैंडॉल्फ चिल्लाता है कि क्या आप अपने ही राजे को धोखा दे रहे हैं? इतने में ही एल्बर्ट बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि देखिए यंग लॉर्ड गिज़लिन, लगता है आपको बात सही से समझ में नहीं आई। आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि शर्त रखें। देखिए, आपने जो कुछ किया है ना उसके लिए तो आपको हमारे सामने झुककर भीख मांगनी चाहिए, माफी की, और हाँ, ये सब कुछ हमें आराम से दे देना चाहिए। लेकिन आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो करूंगा जो मेरे मन में आता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। ये सुनकर गिज़लिन कहता है कि लगता है ट्रेजरर एल्बर्ट, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा बस मतलब इतना ही है कि मैं अपनी टेरिटरी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ताकि काउंट रेफोल्ड के सामने भीख मांगना पैसों के लिए। अब खुद ही सोचिए, रेफोल्ड के साथ जो मुसीबत हुई है उससे हमारे पैसों पर तो फर्क पड़ेगा ही। हमारी टेरिटरी के पास इतने पैसे हैं कि वो खुद को संभाल लेंगे, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अगर उस पर भी मैं आपकी मदद ना करूं तो आपको क्या लगता है कि आप खुद को संभाल लेंगे? दोस्तों, बातों ही बातों में इसे धमकाकर गिज़लिन इसका मुंह बंद करवा देता है। तब हम देखते हैं कि एल्बर्ट गिज़लिन के बाप से बोलता है कि आप माय लॉर्ड चुप क्यों खड़े हैं, कुछ तो बोलिए, इस वक्त हमारे लैंड का फ्यूचर दांव पर लगा है, आप इससे कुछ कहिए तो सही। लेकिन गिज़लिन का बाप अभी भी चुप खड़ा होता है, वो गंभीर आंखों से किसी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं सामने से कोर और गिलियन चलते हुए आते हैं जो गिज़लिन का थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ी मेहनत की है। तब गिलियन आगे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए यंग लॉर्ड, हमने रूनस्टोन को कार्स में लोड कर दिया है, इसके बाद हम इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए भी तैयार हैं, आपका ऑर्डर मिलते ही। जिस पर कोर भी आगे बताता है कि हाँ, हमने डायरा सैंड के अंदर वाले हिस्से को भी अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया है। बेसिकली दोस्तों, डायरा सैंड को जलाने के बाद जो हिस्सा निकला था जिसे इन लोगों ने काट दिया था उसे ये प्रिजर्व कर रहे हैं, वो भी किसी बिना प्रिजर्वेटिव के, मतलब कि कोई भी केमिकल या फिर कुछ भी डाले बिना। अब आगे कोर ब्लड पाइथन के बारे में पूछता है कि उसका क्या करना है। जिस पर गिज़लिन कहता है कि सबसे पहले एक काम करो, ब्लड पाइथन की लाश खराब हो चुकी है इसलिए उसके ऊपर की खाल को निकाल दो और उसे डिसमेंटल कर दो। उसके बाद उसके अंदर के मांस को प्रिजर्व करके रखो, खून को भी और उसके दांत को भी प्रिजर्व करके रखो जो आगे चलकर काम आएंगे। दोस्तों, गिज़लिन अपने साथ जो मॉन्स्टर्स की लाशें लेकर आया था उनसे भी ये कुछ ना कुछ निकाल कर, मतलब उनको भी यूजफुल करना चाहता है किसी न किसी तरीके से। ब्लड पाइथन के काफी सारे हिस्सों को भी ये बचाकर रखना चाहता है, लेकिन किस लिए ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तब हम देखते हैं कि गिलियन और कोर बोलते हैं कि ठीक है, यस सर, हम आपका ये काम करते हैं। लेकिन गिज़लिन इन्हें दोस्तों की तरह ट्रीट करता है और इनके साथ जाने लगता है। तब वहां पर खड़ा रैंडोल्फ गिज़लिन के बाप से बोलता है कि माय लॉर्ड, देखिए ये मर्शनरीज अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर लगते हैं, इन्हें देखकर तो डर भी लगता है। इनकी पर्सनालिटी हमेशा ही ओवरवेलमिंग होती है, लेकिन पता नहीं हमारी यंग लॉर्ड इन्हें कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये तो हैरानी वाली बात ही है कि बच्चा सा गिज़लिन इतने बड़े बड़े मर्शनरीज को किस तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, इसीलिए गिज़लिन का बाप भी हैरानी में है। अब गिज़लिन का बाप बोलता है कि ये तो बिल्कुल एक इलाइट फोर्स लग रही है। तब गिज़लिन अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। तब गिज़लिन का बाप इससे पूछता है कि इतने सारे मर्शनरीज को इकट्ठा करना, इन्हें अपने हाथ के नीचे काम करना सिखाना, इनसे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाना काफी मुश्किल होता होगा ना बेटे। ये सुनकर गिज़लिन जवाब देता है कि नहीं फादर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे मर्शनरीज मेरे साथ ही हैं और इन लोगों की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। गिज़लिन की आंखों का विश्वास देखकर उसका बाप समझ जाता है कि गिज़लिन के अंदर कितनी काबिलियत है। तब वो सबसे बोलता है कि चलो यहाँ से, और बोलता है कि लेकिन माय लॉर्ड बात तो कीजिए। लेकिन गिज़लिन का बाप सबको बोलता है कि चलो यहाँ से, और जाते जाते ये गिज़लिन से कहता है कि गिज़लिन, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस बार तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा करने की गलती की तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, तुम्हें गलतियों के परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। तब गिज़लिन हंसते हुए कहता है कि ठीक है फादर। दोस्तों, गिज़लिन का बाप भी मजे ले रहा है, वो डांट रहा है सबको दिखाने के लिए। जाते जाते गिज़लिन का बाप बोलता है कि मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम आगे चलकर इस जगह के वारिस बनने वाले हो, लेकिन आज मैं ये बात समझ गया हूँ कि तुम में वो
सारी काबिलियत मौजूद हैं जो कि एक नॉर्दर्न वोल्फ में होनी चाहिए जो इस टेरिटरी को संभालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गिज़लिन हमें नॉर्दर्न वोल्फ के बारे में बताता है। नॉर्दर्न वोल्फ एक तरह का टाइटल है, एक नाम जो कि दिया जाता है कार्डियम स्टेट के लीडर को, क्योंकि वो लुथानिया साम्राज्य की इस नॉर्दर्न फ्रंट की रक्षा करता है सामने बढ़कर इस बॉर्डर की। दोस्तों बेसिकली अभी तक के चैप्टर को देखकर ऐसा लगता है कि पर्डियम कितना बेकार राज्य है, इसका डैड कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके पास मुसीबत ही जरूरत से ज्यादा है। वो अगर यहाँ पर खड़ा ना हो, फ्रंट पर खड़ा ना हो, तो पीछे वाले सारे राज्य वैसे ही तबाह हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई ना करे तो बारबेरियंस आगे बढ़ेंगे, वो बाकी राज्यों पर हमला करेंगे। अगर ये लड़ाई ना करे मॉन्स्टर से, तो मॉन्स्टर बाकी टेरिटरीज में भी घुस जाएंगे। देखा जाए तो जो दूसरे राज्य इन्हें पैसे दे रहे हैं वो कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही राज्य की मदद कर रहे हैं। अब गिज़लिन आगे अपने बाप के बारे में बताता है कि वो है नॉर्दर्न वोल्फ जो कि नॉर्थ में खड़े रहकर इस लुथानिया साम्राज्य की सीमा की रक्षा करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। हालांकि यहाँ का एरिया हमेशा लड़ाई से घिरा रहता है, हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। देखा जाए तो उनकी टेरिटरी सबसे वीक है, इनके पास पैसे भी नहीं है, हर जगह गरीबी फैली हुई है। फिर भी मेरे डैड अपनी पूरी जिंदगी इस लैंड को समर्पित कर चुके हैं। इस राज्य को बचाने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और आज मैंने रियलाइज किया कि वो कितने अकेले थे पिछली जिंदगी में मेरी, जब उनके पास कोई नहीं था, मोम भी नहीं थी, एलिना भी नहीं थी, और मैं जो उनका बेटा था वो भी इन्हें छोड़कर भाग गया था, और उन्हें धोखा दी हुई एक ऐसी मौत मिली जो बहुत ही ज्यादा भयावह थी। उनकी इस मौत को भी हर कोई भूल गया था, उनके बलिदान को किसी ने भी याद नहीं रखा। दोस्तों गिज़लिन इन्हीं सारी बातों में डूबा होता है, तभी कोर बोलता है कि हाँ फाइनली काम खत्म हुआ। तब बेलिंदा बोलती है कि ठीक है यंग मास्टर, अब हम चलते हैं, चलिए आप काशल की तरफ चलिए। तब गिज़लिन कहता है कि नहीं बेलिंदा, महल में जाने का टाइम नहीं है, चलो अभी निकलने की तैयारी करो। तब गिलिन कहता है कि नहीं यंग लॉर्ड, आपने काफी मेहनत की है, आपको थोड़ा सा आराम कर ही लेना चाहिए। जिस पर बेलिंदा कहती है कि हाँ आपको आराम करना चाहिए यंग मास्टर, क्योंकि आपने काफी मेहनत की है और आप ब्लड पाइथन के मुंह में गए थे, वहां से निकल पाना कितना मुश्किल है, कितना असंभव है आप जानते हैं। आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं, आपको पता है आपके ऊपर लगा हुआ सारा जहर हटाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन दोस्तों गिज़लिन के इरादे पक्के हैं। वो बोलता है कि बेलिंदा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हमें अभी निकलना होगा। बेलिंदा से ये बोलकर गिज़लिन मुड़ता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसे लगातार पसीना सा आ रहा है, इसे चक्कर से आ रहे होते हैं क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन ये आराम करने को मान नहीं रहा। और गिज़लिन सोच रहा होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सो जाऊं और आराम करूं, क्योंकि अब मैंने रूनस्टोन हासिल कर लिया है। ये बात जल्दी ही दूसरों के कानों तक पहुंच जाएगी। वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, और उनके आने से पहले मुझे अपने लिए सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी। इससे पहले कि दुश्मन आकर मेरे लैंड पर कब्जा करने की कोशिश करे, मुझे अपनी ताकत को जितना जल्दी हो सके बढ़ाना होगा। गिज़लिन ये सारी बातें सोचते हुए जा रहा होता है, इसे लगातार पसीना आ रहा है और ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। तब गिज़लिन आखिर में बोलता है कि मैं उस हद तक जाऊंगा जहां पर कोई भी मुझे चैलेंज ना कर पाए, इतनी अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। इतने पक्के इरादे के बाद भी हम देखते हैं कि बंदा इतना ज्यादा थक चुका है जहर की वजह से भी, और बाकी चीजों से इतना ज्यादा थक चुका है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ा सा तो आराम चाहिए दोस्तों। गिज़लिन तो हो चुका है बेहोश, लेकिन उठने के बाद ये क्या करेगा, इसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दो प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।